ध्रुव राठी, ये नाम सुनते ही दो तरह की बातें दिमाग में आती हैं। एक तरफ है वो लाखों लोग जो उन्हें सच की आवाज मानते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो उन्हें पाखंडी कहते हैं। तो आखिर सच क्या है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इस पूरे विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, हीरो या पाखंडी? इस पूरे विश्लेषण में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हम उन आरोपों को देखेंगे, उनके पीछे के फैक्ट्स को खंगालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब असलियत है या सिर्फ एक परसेप्शन का खेल। लेकिन देखिए, इन आरोपों पर सीधे कूदने से पहले एक कदम पीछे लेते हैं। पहले ये तो समझ लें कि ध्रुव राठी आखिर हैं कौन और भारत के ऑनलाइन डिस्कोर्स में उनका इतना बड़ा रोल क्यों है। तो प्रोफाइल कुछ ऐसी है। जर्मनी से इंजीनियर हैं, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पे जाने जाते हैं, फैक्ट चेकर भी हैं और सिस्टम के एक मुखर आलोचक। मतलब उनका काम है मुश्किल पॉलिटिकल मुद्दों को आसान भाषा में समझाना और फैक्ट्स चेक करना। पर यही काम उन्हें अक्सर विवादों के सेंटर में भी खींच लाता है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। देखते हैं कि जो लोग उन पर पाखंड का आरोप लगाते हैं वो आखिर कहते क्या हैं। एक एक करके उनके दावों को समझते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा दावा है सिलेक्टिव टारगेटिंग। मतलब ये कि आलोचकों का कहना है कि ध्रुव राठी सिर्फ एक ही तरफ देखते हैं। वो सरकार और रूलिंग पार्टी की नीतियों की तो जमकर आलोचना करते हैं, लेकिन जब बात विपक्षी पार्टियों की नाकामियों की आती है तो वो अक्सर चुप हो जाते हैं। और बस यहीं से असली बहस शुरू हो जाती है। क्या ये सच में पाखंड है या फिर इसे पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करना कहेंगे? मतलब क्या वो जानबूझकर एक तरफा बात कर रहे हैं या फिर उनका मकसद सिर्फ उनसे सवाल करना है जो पावर में है। अब आते हैं दूसरे दावे पर। यह जुड़ा है स्पॉन्सरशिप से। आरोप यह है कि ध्रुव राठी दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को तो फेक प्रमोशन के लिए एक्सपोज करते हैं, लेकिन वो खुद भी अपने वीडियोस के लिए स्पॉन्सरशिप लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो साइड्स हैं। एक तरफ आरोप लगाने वाले कहते हैं कि भाई जो काम कोई खुद कर रहा हो उसके लिए दूसरों की आलोचना कैसे कर सकता है। उनका कहना है कि यहाँ उनका लहजा इनकंसिस्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। वो अपने स्पॉन्सर्स के बारे में खुलकर बताते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। तो जब तक सब कुछ ओपन है तो फिर ये एक नॉर्मल बिजनेस मॉडल ही तो है। अच्छा, अब एक और मजेदार पॉइंट, दावा नंबर 3। ये है उनके पुराने बयानों और आज के विचारों को लेकर। कई बार उनके पुराने ट्वीट्स या बयान सामने लाए जाते हैं जो उनके आज के स्टैंड से बिल्कुल मेल नहीं खाते। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वक्त के साथ अपनी राय बदलना पाखंड है या फिर ये एक इंसान के विचारों के विकास मतलब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का साइन है? सोचने वाली बात है ना। और अब आते हैं चौथे और शायद सबसे चर्चित मामले पर, फ्लाइंग बीस्ट कंट्रोवर्सी। साल 2023 की ये घटना, जिसमें यूट्यूबर गौरव तनेजा शामिल थे, आलोचकों के हिसाब से ध्रुव राठी के पाखंड का सबसे बड़ा सबूत है। तो हुआ ये था, देखिए, तनेजा और राठी के बीच एक बहस हुई। इसके बाद राठी ने इस पर एक वीडियो या बयान जारी किया। फिर क्या था, पब्लिक में हंगामा हो गया। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने एक अधूरी और पक्षपाती कहानी बताई। समर्थकों ने कहा कि ये तो फैक्ट बेस्ड था, वो बस सच बता रहे थे। लेकिन आलोचकों ने इसे एक पर्सनल अटैक का नाम दे दिया। ये मामला इतना बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि एक पर्सनल झगड़ा पब्लिक स्पेक्टिकल में बदल गया था और सवाल ये उठा कि क्या राठी ने अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये तो हो गए आरोप। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। चलिए देखते हैं कि खुद ध्रुव राठी इन सब आरोपों पर क्या कहते हैं। उनका सबसे पहला और मुख्य तर्क ये है, मैं नीतियों को निशाना बनाता हूं, लोगों को नहीं। मतलब वो कहते हैं कि उनका फोकस सिस्टम की कमियों और सरकार की पॉलिसीज पर होता है। किसी पर पर्सनल अटैक करना उनका मकसद नहीं है। और जो पुराने बयानों की बात है, उस पे उनका जवाब है, मेरी राय जानकारी के साथ बदली। वो इसे पाखंड नहीं मानते, बल्कि नई जानकारी मिलने पर अपने विचारों का एक नेचुरल एवोल्यूशन मानते हैं। स्पॉन्सरशिप वाले मामले पर उनका कहना है कि स्पॉन्सर्स मेरे कंटेंट की अखंडता को प्रभावित नहीं करते। मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन उनके कंटेंट की एडिटोरियल इंडिपेंडेंस अपनी जगह। वो इस बात पर जोर देते हैं कि उनका कंटेंट हमेशा अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट रहता है। तो हमने आरोप भी देख लिए और बचाव भी सुन लिया, पर इस पहेली को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा। हमें पॉलिटिकल कमेंट्री के नेचर को ही समझना होगा।
और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, मीडिया लेंस। ये क्या है? ये एक तरह का चश्मा है जो हम सबके पास होता है, हमारे अपने विश्वासों का, हमारे अपने बायसेस का चश्मा। और हम कोई भी जानकारी इसी चश्मे से देखते हैं, चाहे वो क्रिएटर हो या ऑडियंस। यही वजह है कि एक ही कंटेंट को देखकर दो लोग बिल्कुल अलग अलग नतीजे पर पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे एक कड़वा सच है जिसे मानना होगा, पॉलिटिकल कंटेंट कभी भी 100% न्यूट्रल नहीं हो ही नहीं सकता। हर पॉलिटिकल कंटेंट में थोड़ा बहुत बायस होता ही है। कहानी को किस तरह से बताना है, इसका एक चुनाव होता है, और किन चीज़ों पर फोकस करना है, इसका भी। तो देखिए, एक ही क्रिएटर है, लेकिन उसे देखने वाले लेंस दो हैं। एक ऑडियंस है जिसे वो एक हीरो लगते हैं, जो सत्ता से सवाल पूछ रहा है। वहीं दूसरी ऑडियंस है जिसे वो एक एजेंडा चलाने वाले पक्षपाती पाखंडी लगते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों एक ही कंटेंट देख रहे हैं। यही है राठी पैराडॉक्स। तो हमने आरोपों को देखा, उनके जवाबों को समझा और इस पूरे मुद्दे के बड़े कॉन्टेक्स्ट को भी परखा। अब वक्त है एक नतीजे पर पहुंचने का। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। पर शायद अब तक ये साफ हो गया होगा कि इसका कोई एक सीधा साधा ऑब्जेक्टिव जवाब मिलना मुश्किल है। क्योंकि सच तो ये है कि सच्चाई उस लेंस पर निर्भर करती है जिसे देखने वाला चुनता है। ध्रुव राठी एक हीरो हैं, एक बायस्ड क्रिटिक हैं या एक पाखंडी? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि देखने वाले का नजरिया क्या है। सच को आकार देता है आपका अपना लेंस। तो फैसला कौन करेगा? आप तय करें।